1991 का साल और 21 जून की तारीख। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस रोज़ अपने कुछ खास दोस्तों को लंच पर इनवाइट किया था, लेकिन सुबह सुबह उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने सारे मेहमानों को कॉल किया और लंच किसी और दिन पोस्टपोन करने के लिए माफ़ी मांग ली। वजह बताया कि कोई अर्जेंट काम आया है। सब माने भी, लेकिन शाम को जब सबने नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए टेलीविज़न खोला तो देखा कि उनका दोस्त वित्त मंत्री की शपथ ले रहा था। अब मंत्री बनना अधिकतर लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है, लेकिन डॉक्टर सिंह आपदा मोल ले रहे थे। 31 जुलाई 1991 को छपी इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि तब हिंदुस्तान पर $70 बिलियन यानी तब के हिसाब से लगभग 1,82,000 करोड़ का कर्ज था। सरकार हर साल अपने बजट से 40,000 करोड़ ज़्यादा खर्च करती थी और जितना हम निर्यात कर रहे थे उससे 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंपोर्ट कर लेते थे। हालांकि ये कहानी हम आपको आंकड़ों में नहीं सुनाने वाले, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अब चला गया है। अब मौका है उसे याद करने का। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के बारे में लिखती हैं, He was a blade of grass which bends when the storm comes। इस बिम्ब को 1991 के भारत पर बिठाया जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि 1991 का हिंदुस्तान आर्थिक तूफानों के बीच डूबने की कगार पर था और डॉक्टर सिंह नाम का तिनका इसकी आखिरी उम्मीद था। क्या हुआ था 1991 में? 1991 का साल असल में उस फिल्म की कहानी की तरह था जिसका प्रीक्वल 1989 में ही रिलीज हो गया था और उसे समझे बिना आप 1991 की फिल्म नहीं समझ पाएंगे और पिक्चर के हीरो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल भी नहीं समझ पाएंगे। 1989 में राजीव गांधी मुख्य किरदार थे, लेकिन बोफोर्स नाम के एक्सपोजिशन ने राजीव को जनता की नज़रों में विलन बनाया। कांग्रेस की हार, वीपी सिंह की ताजपोशी और मंडल कमीशन, एक साल के अंदर कहानी में इतने ट्विस्ट आए कि क्लाइमैक्स का विस्फोटक होना तो निश्चित ही था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार चली गई। सीन में एंट्री होती है चंद्रशेखर की। प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। पर्दा खुला तो पता चला कि अर्थव्यवस्था दिवालियेपन के राक्षस के हाथों किडनैप हो चुकी है। यशवंत सिन्हा उन दिनों वित्त मंत्री के रोल में थे और सुब्रमण्यम स्वामी के पास होती थी कॉमर्स मिनिस्ट्री। दोनों ने मिलकर अर्थव्यवस्था के फाइनल बॉस को हराने के लिए कमर कसी, एक के बाद एक तमाम हथियारों को आजमाने लगे। सरकार ने रातों रात चुपके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया। इंपोर्ट ड्यूटी यानी विदेश से आने वाले सामान, तब टेलीविजन फोन सब बाहर से आते थे, उन पर लगने वाला टैक्स। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब था कि लोग बाहर से कम खरीदें और हिंदुस्तान से ज़्यादा, और भारत का डॉलर भंडार कम खर्च हो। दुनिया का कर्ज डॉलर में हमको चुकाना पड़ता था, आज भी यही सिस्टम है। और जैसा पहले बताया 1990 तक $70 बिलियन का कर्जा था। इस बीच कहानी जब तक जनवरी 1991 में पहुंची, फिल्म का बैकग्राउंड मिडिल ईस्ट के नज़ारे दिखाने लगा, जहां अमेरिका के बॉम्बर विमान किसी वीडियो गेम के माफिक गोले बरसाते थे। इराक में अमेरिका की एंट्री हो चुकी थी। इराक इक्वल्स टू तेल। तेल में आग लगी तो भारत का दामन भी अछूता नहीं रहा। डॉलर भंडार में जो पहले ही सुराख हो रखा था, तेल के बढ़ते दामों ने उसे और भी गहरा किया। हर महीने अब तेल पर हमें दोगुना खर्च करना पड़ा। इस संकट से बचने का भारत के पास एक ही रास्ता था, IMF से कर्जा। IMF के सबसे बड़े लाला का नाम था USA यानी अमेरिका। फिल्म वाले लाला की बात कर रहा हूं मैं। अब लाला की मंजूरी के बिना कर्ज तो मिलेगा नहीं। भारत को मदद की उम्मीद थी, लेकिन लाला यूं ही तो लाला नहीं बना था। उसने मांगे मां के कंगन। सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं कि उन दिनों अमेरिका का एक राजदूत उनसे मिलने आया और इराक तक उड़ने वाले विमानों की रिफ्यूलिंग के लिए भारत की ज़मीन मांगी। यानी हिंदुस्तान की ज़मीन पर US फाइटर्स आएंगे, यहाँ से तेल लेके जाएंगे और फिर वहाँ बॉम्बिंग करेंगे। बदले में लाला का वादा था कि वो $2 बिलियन का कर्ज देगा। अब ये रकम बड़ी थी, लेकिन हमारी कंगाली का आलम वो था कि ये पैसा भी ऊँट के मुँह में जीरे से माफिक था। यशवंत सिन्हा, जिनके सर पर वित्त मंत्री होने के नाते इस समस्या से लड़ने का जिम्मा था, उनका पावर लेवल भी आधा हो गया जब फरवरी में बजट पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार के पूर्ण बजट को समर्थन देने से इनकार कर दिया। यशवंत सिन्हा को तब एक अंतरिम बजट पेश करना पड़ा। अब तक जितनी कहानी हमने आपको बताई, एक्सपोजिशन वगैरह, कहानी में 1991 के हीरो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र नहीं आया। डॉक्टर सिंह दरअसल इस वक्त तक एक साइड कैरेक्टर की भूमिका में थे। वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वित्त सलाहकार थे, लेकिन इस रोल में भी हालांकि उन्होंने एक बोल्ड एक्शन को अंजाम देने में मदद कर दी थी। उनकी सलाह से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सोना बेचने को राजी हो गए थे। अब सोने के गिरवी रखने का जो मशहूर किस्सा आपने खूब सुना है 1991 के रेफरेंस में, ये वो वाली बात नहीं है। वो चैप्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने के बाद आता है।
इससे पहले कस्टम से पकड़ा गया स्मगलिंग वाला सोना बेचा गया था। इस डील में एक ऑप्शन ये जरूर था कि हिंदुस्तान दोबारा उस सोने को खरीद सकता था। सोने की फिक्र हालांकि इस समय किसी को थी नहीं, काहे कि खाने के लाले पड़े थे हमें। क्लाइमैक्स का क्राइसिस वाला सीन हमारे सामने था और ऐसे में रहनुमाओं ने फैसला किया कि चलो क्यों न एक बार फिर लोकतंत्र का पर्व मनाया जाए। बदलाव की सांकल इस बार हरियाणा से खनकी। हरियाणा के 2 पुलिस वाले राजीव गांधी के घर के बाहर चाय पीते पकड़े गए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार जासूसी करती है पूर्व प्रधानमंत्री की और अपना समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर सरकार गिर गई। मई जून में इलेक्शंस हुए और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल गई। राजीव कांग्रेस का चेहरा थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी और नरसिम्हा राव अगले प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे नेता जिसे राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने का टिकट तक नहीं दिया था। बहरहाल निजाम बदल चुका था, लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे कोई फर्क पड़ा नहीं था, उसकी अलग पिक्चर है। बाजार का हाल कांचा चीना के मांडवा जैसा हो गया था और इससे बचाने वाला कोई विजय दीनानाथ चौहान दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा था। नरसिम्हा राव के करियर को देखकर ऐसा कोई कह नहीं सकता था कि वो बोल्ड कदम उठाने वालों के पक्ष में हैं या खुद उस तरह के नेता हैं। समाजवादी सोच के नेता थे वो, लेकिन सारा चिंतन हवा हो गया जब राव के हाथ एक कागज का टुकड़ा लगा। जयराम रमेश अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी में बताते हैं कि शपथ से 2 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक नोट पकड़ाया। नोट देखते ही माथे पर पसीने की बूंदें चमक गई। राव ने पूछा कि इतनी खराब हालत है हिंदुस्तान की। राव को इस समस्या का हल निकालने वाला तब एक ही आदमी मुफीद जान पड़ा। ऑक्सफोर्ड से पढ़कर लौटे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये नेता नहीं थे, लेकिन कोटि के अर्थशास्त्री माने जाते थे। इस तरह चंद्रशेखर सरकार में साइड रोल निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिल गई वित्त मंत्री की कमान और अचानक वो बन गए कहानी के मुख्य किरदार, कहानी के हीरो। बजट पेश होने में अभी वक्त था, लेकिन डायलॉग बोलने से पहले ही मनमोहन सिंह ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। शपथ ग्रहण के 2 हफ्तों के अंदर रुपए का अवमूल्यन कर दिया, डिवैल्यू किया उसे। अब डिवैल्यूएशन क्या होता है मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। $1 अगर 85 रुपए का है आज और उसको 90 का कर दिया जाए तो इसे करेंसी का डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहा जाएगा। आज ये अवमूल्यन बाजार के हिसाब से तय होता है, लेकिन तब सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया। 1 जुलाई को रुपए के दाम 7% गिरा दिए गए। 2 दिन बाद 11% और गिराने का प्लान था, लेकिन जैसे ही नरसिम्हा राव को यह खबर मिली, पीएम आवास से सीधा एक कॉल आया कि अवमूल्यन का प्लान अभी टाल दो। मनमोहन सिंह हालांकि फैसला कर चुके थे, रुपया 11% और गिराया गया। मनमोहन सिंह जानते थे कि इस कदम का असर क्या होने वाला है। एक्शन उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजनीति का ड्रामा तो नरसिम्हा राव को झेलना था, क्योंकि उनके नाम पे बिल फट रहा था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ये चीज जानते थे कि उनके जो एक्शंस हैं उनकी हीट नरसिम्हा राव फील कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल सुरक्षा देने के लिए डॉक्टर सिंह ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की। राव ने साफ इनकार किया और इस ना का मतलब था कि फ्रंट फुट पे के लिए मैं आपके साथ हूं। इसके बाद मनमोहन खाता बनाने में लग गए, बजट का पहला ड्राफ्ट बनाने में लगे। बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर उन्होंने राव को दिखाया और राव ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें इसलिए चुना था। दरअसल मनमोहन सिंह ने जो बजट बनाया था वो थोड़ा कंजर्वेटिव था। राव जानते थे कि इतने से कुछ होगा नहीं, इसलिए उन्होंने एक नया ड्राफ्ट तैयार करने को कहा डॉक्टर सिंह को। अब डॉक्टर सिंह समझ गए कि कुछ बड़ा करना है और आउट ऑफ बॉक्स में जो सोच रहा था अब मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा अपने सारे आइडियाज। तमाम मंत्रालयों के सचिवों को बुलाकर उन्होंने अपना प्लान बताया और अंत में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मैंडेट मिला है, जिसे दिक्कत है उसके लिए दूसरा काम ढूंढा जा सकता है, आपको ये काम करना है जो मैं बोल रहा हूं। अब ये सब कहानी का था टीजर। पूरी फिल्म दुनिया ने देखी 24 जुलाई 1991 को। नीली पगड़ी और नेहरू जैकेट में मनमोहन सिंह सदन में खड़े हुए। 1 घंटे 35 मिनट की स्पीच, जिसके आखिरी शब्द थे कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। बेंच पर बैठे बिमल जालान ने जयराम रमेश की ओर देखकर थम्स अप का इशारा किया और नरसिम्हा राव की बायोग्राफी लिखने वाले विनय सीतापति के शब्दों में कहें तो महज 1.5 घंटे में नेहरू युग के 3 स्तंभ, लाइसेंस राज, पब्लिक सेक्टर का एकाधिकार और विश्व बाजार से भारत का अलगाव ढहा दिए गए। आर्थिक मंदी के खलनायक को हराने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया उसकी उपमा देने का एक तरीका यह है कि फ्रोडो बैगिंस के पास जादुई अंगूठी थी, लेकिन सौरॉन को हराने के लिए वो उसका इंतजार नहीं करता। कई बार ताकत का इस्तेमाल न करना सबसे बड़ी ताकत होती है। 1991 के सुधारों के बाद भारत को IMF से $2.2 बिलियन का लोन मिला, जिसके लिए सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा। इस पैसे से शॉर्ट टर्म लोन चुकाया जाना था, लेकिन मनमोहन सिंह ने इस पैसे का इस्तेमाल भारतीय बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए किया।
बजट के बाद कई लोन चुकाने की टाइम लिमिट भी बढ़ा दी गई, लिहाजा जो तात्कालिक संकट पैदा हुआ था उसे टालने में डॉक्टर सिंह सफल रहे। आगे वही हुआ जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। धांसू डायलॉग, तगड़े एक्शन के बाद फिल्म का हिट होना तय था। फोन, टीवी, फ्रिज से लेकर चिप्स, कोला और केबल टीवी तक 1991 के रिफॉर्म्स ने न केवल ये सारी चीजें भारतीयों के लिए सहज बनाई, बल्कि विदेशी निवेश के चलते रोजगार के अवसर भी बढ़े। आप एक किस्सा और सुन लीजिए। जनवरी 1990, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति अपने बाकी 3 साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। गर्मा गर्म बहस चल रही थी। मुद्दा था कि क्या कंपनी को बेच देना चाहिए। नारायण मूर्ति के पास 2 करोड़ रुपए का तब ऑफर था, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी वैल्यू, और मार्केट के हालात ऐसे थे कि कुछ वक्त पहले ही कंपनी दिवालिया होते होते बची भी थी। बाकी 3 फाउंडर कंपनी बेचने के हिमायती थे, लेकिन नारायण मूर्ति ने उन्हें किसी तरह से समझाया, रोका, और उनका फैसला सही साबित हुआ। इन्फोसिस बाद में एक टेक और बिजनेस जायंट में तब्दील हो गई, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल था 1991 के आर्थिक सुधारों का। 1991 के बजट में मनमोहन सिंह ने आयकर अधिनियम 80HHC के तहत टैक्स छूट की घोषणा की। यह निर्णय भारत के सॉफ्टवेयर क्रांति का सबब बना। इन्फोसिस जो 1990 में बिकने के कगार पर थी, 1993 में अपना IPO निकाल रही थी। अब ऐसे कई और उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यह सब रातों रात हुआ। 1991 के बजट के बाद मनमोहन अचानक सबके टारगेट बन गए थे। लेफ्ट पार्टियों ने उन पर जमकर हमला बोला। चंद्रशेखर, जो मनमोहन सिंह को अपना आर्थिक सलाहकार बना चुके थे, उन्होंने भी मनमोहन सिंह के फैसलों की खूब आलोचना की। नरसिम्हा राव ने जब सफाई दी तो ये कि मैंने आपके ही तो आदमी को रखा है। चंद्रशेखर ने तब कहा कि जिस चाकू को हम सब्जी काटने के लिए लाए थे, उससे आप दिल का ऑपरेशन कर रहे हैं। आर्थिक सुधारों का ऑपरेशन रिस्की तो ज़रूर था, लेकिन बाद में बाकायदा पब्लिक को यह एहसास हुआ कि जिसे वो ट्रैजिक एंड समझ रहे हैं, वो बस इंटरवल तक की कहानी थी। इसके बाद तो इस फिल्म के सीक्वल बनते ही रहे। भारत आर्थिक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। अब ये सब अगर किसी फिल्म की ही कहानी होती, तब भी आपको यकीन करने में बहुत दिक्कत होती। लेकिन मनमोहन सिंह उस वक्त हीरो बने थे जब दुनिया मान चुकी थी कि भारत एक लॉस्ट कॉज है, डूबती नाव है। ये कितना बड़ा रिस्क था, इस किस्से से समझिए कि PM नरसिम्हा राव एक बार उनसे मजाक में बोल दिए थे, अगर सब ठीक रहा तो हम इसका क्रेडिट मिलकर लेंगे, लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो मैं सारा ठीक रहा तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री को आखिरी प्रणाम करते हुए ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। मैं निखिल हूँ। ये जानकारी आपके लिए कमल ने जुटाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी को उन्होंने ये शक्ल दी जिसको आपने सुना, और इसे रिकॉर्ड किया है अभिषेक के साथ मिलकर अभिषेक ने। आप देखते रहिए खबरगांव।